हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू के एस आरतानी एजुकेशन। दिस इज कृषा। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11th कॉमर्स का ओसीएम सब्जेक्ट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, बिजनेस स्टडीज भी बोल सकते हैं, गुजरात बोर्ड का है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर बुक का लास्ट चैप्टर, जिसका नाम है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। अच्छा, जब अपन ने इस बुक की शुरुआत की थी तब हमने बिजनेस के बारे में पढ़ा था कि बिजनेस होता क्या है। उसमें एक चीज़ लिखी थी कि बिजनेस का मेन मोटिव है प्रॉफिट, बट उसके साथ साथ बिजनेस की कुछ ऐसी जिम्मेदारियां समाज की तरफ भी बनती हैं जो उसको निभानी चाहिए। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम यही डिस्कस करेंगे कि समाज की तरफ बिजनेस की क्या जिम्मेदारियां हैं। हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो बिजनेस हमको पता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी है, उसका एक ही मुद्दा है, वो है प्रॉफिट अर्न करना। हालांकि ऐसे बहुत से काम हैं जो बिजनेस यूनिट्स करते हैं, उनसे उनको प्रॉफिट नहीं मिलता, बट फिर भी वो ऐसा काम करते हैं। ये जो एक्टिविटीज़ वो करते हैं, एग्जाम्पल है पब्लिक गार्डन उन्होंने बनाया या उसको मेंटेन करा। कुछ बिजनेस एक्टिविटीज़ यूनिट्स ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं कि वो अपनी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं। कुछ जो हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, उनके बच्चों को ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी, हेल्थ केयर फैसिलिटी ये सब प्रोवाइड करते हैं। कुछ बिजनेस यूनिट्स ऐसे होते हैं जो एकदम फ्री में या कम दाम में मेडिकल ट्रीटमेंट या मेडिसिन अपने पुअर पेशेंट्स को देते हैं। और कुछ बिजनेस यूनिट स्पोर्ट्स और जो कल्चरल कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनमें फिनेंशियली असिस्ट करते हैं, मतलब पैसों से हेल्प करते हैं। ये सारी एक्टिविटीज़ हैं, इनको करने के पीछे इनका प्रॉफिट का कंसेप्ट नहीं होता, सोशल कंसेप्ट होता है, समाज की भलाई का कंसेप्ट होता है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसेप्ट ऑफ बिजनेस क्या है, इसको जाने अगर, हमें पता है कि बिजनेस एक इंटीग्रल पार्ट है सोसाइटी का। इसकी 3 पॉइंट्स हैं: सोसाइटी से बिजनेस है, सोसाइटी के अंदर ही बिजनेस है, और बिना सोसाइटी के बिजनेस हो ही नहीं सकता, और कोई ऐसी सोसाइटी भी नहीं हो सकती जहाँ बिजनेस ना हो। तो कोई भी सोशल एक्टिविटी जो होगी वो सोसाइटी के लिए ही होगी, समाज के लिए ही होगी। बहुत सी ऐसी सोसाइटी की कैटेगरीज हैं, लोग हैं जो हमारे बिजनेस को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। बिजनेस में अगर इनकम आ रही है तो उन लोगों के कारण आ रही है। तो बिजनेस की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो उन लोगों की तरफ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाए, ठीक है, और अपनी इनकम का एक सर्टेन पार्ट उनके लिए यूज करे। हर बिजनेस यूनिट खुद से ही डिसाइड करता है कि वो सोसाइटी को बेनिफिट देगा या नहीं देगा, अगर देगा तो कितना बेनिफिट देगा। और इसीलिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मतलब हम चाहें तो उनके लिए भलाई का काम कर सकते हैं, ना चाहें तो ना करें। जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंसेप्ट है वो सबसे पहले मिस्टर एच.आर. बोवन ने 1963 में यूएसए में अपने एक रिसर्च पेपर में इसका जिक्र किया था। इस कंसेप्ट का तब से बातचीत शुरू हुई है और तब से ये सब चलते आ रहा है। वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल के हिसाब से अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहते हैं, कंपनी का डेवलपमेंट चाहते हैं, लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में भलाई चाहते हैं कि भाई इम्प्रूवमेंट हो, एम्प्लॉयज और उनके फैमिलीज के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हो, तो इसके लिए लोकल कम्युनिटीज और कंपनी दोनों का एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी होना ज़रूरी है। सोसाइटी की तरफ दोनों का एक योगदान होना ज़रूरी है। वाइडर सेंस में अगर हम बात करें तो जो भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बातें कभी भी हम करते हैं, तो ये इसीलिए होता है कि कंपनी के जो स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं वो अपने आगे पढ़ेंगे। यहाँ से भी आप देख सकते हैं, ये सारे जो है ना, ये आपके स्टेक होल्डर्स हैं: ओनर्स, इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉयज, कस्टमर्स, सप्लायर्स, गवर्नमेंट और सोसाइटी, ये सब आपके स्टेक होल्डर्स हैं। तो इन स्टेक होल्डर्स की तरफ आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है, ये सब, इसका एक पूरा कंपाइलेशन कि क्यों कंपनी को ऐसे सारे डिसीजंस लेने चाहिए कि ऐसे स्टेक होल्डर्स की तरफ हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो ये सारी चीज़ें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आती हैं कि कंपनी के पास एक रीज़न होना चाहिए कि वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा क्यों नहीं रहे, और अगर निभा रहे हैं तो कितना निभा रहे हैं। जनरली सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक एथिकल और ऑप्शनल आइडिया होता है। ऑप्शनल मतलब हम चाहें तो निभाएं, ना चाहें तो ना निभाएं। लेकिन कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से इसको कंपलसरी कर दिया है, मैंडेटरी कर दिया है, और इसीलिए कंपनी के लिए अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूरी हो गई निभाना। कंपनीज एक्ट का आर्टिकल 135 है, जो कंपनीज एक्ट आया आपका अमेंड हुआ, मतलब लॉन्च हुआ 1 अप्रैल 2014 को। उसके हिसाब से जिन कंपनीज का 1000 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर है,
या नेट वैल्यू 500 करोड़ से ज़्यादा है, या उनका एक साल में 5 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट है, तो उनके ऊपर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के सारे प्रावधान लगते हैं, सारे प्रोविजंस लगते हैं। ऐसी कंपनीज को पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालना है और उसका एटलीस्ट 2% हर साल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक्टिविटीज पे लगाना है, खर्चा करना है। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनको एक रिपोर्ट दिखानी पड़ती है कि उन्होंने ऐसे खर्चे क्यों नहीं किए। न्यू कंपनीज एक्ट के हिसाब से ये जो मिनिमम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो प्रोविजन है, प्रावधान है, ये ज़रूरी कर देगा कि आपको एक कमिटी बनानी पड़ेगी, जिस कमिटी की जिम्मेदारी ही होगी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम करना। और इसमें कम से कम 3 मेंबर्स होते हैं और ये तीनों मेंबर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से ही होने चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने इस बात पे जोर दिया है कि कंपनीज सोशली रिस्पॉन्सिबल बने इस पर्टिकुलर एक्ट के जरिए। जब कोई भी बिजनेस यूनिट का एस्टैब्लिशमेंट और डेवलपमेंट होता है तो सोसाइटी के और ऑर्गेनाइजेशंस के ऐसे बहुत से लोग होते हैं और सेगमेंट्स होते हैं जो उनको ग्रो करने में हेल्प करते हैं। जो ड्यूटीज उस टाइम पे सोसाइटी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती है, सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी को जब आप निभाएंगे तो इसी वर्ड को अपने बोलेंगे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बिजनेस। मेनली इसको 4 लेवल्स में बांटा गया है, वो चारों लेवल्स आप इस पर्टिकुलर टेबल में देख सकते हैं, जो ये है आपका। फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले आती है और ये किसके तरफ आती है? ओनर्स, इन्वेस्टर्स और एम्प्लॉयज की तरफ। फिर आती है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो है आपकी गवर्नमेंट की तरफ, मतलब टैक्सेस को अवॉइड ना करना, टैक्सेस को एवेड ना करना। फिर आता है आपका एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कंज्यूमर और सोसाइटी की तरफ आता है। और फाइनली रिस्पॉन्सिबिलिटीज बाय चॉइस, जो अलग अलग सेगमेंट्स की तरफ सोसाइटी में हमारी होती है। सबसे पहली बात करें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स वेरियस स्टेक होल्डर्स, जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनकी तरफ हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। जनरली बिजनेस यूनिट एक इंडिपेंडेंट यूनिट माना जाता है, वो अपना प्रोग्रेस अपने फाइनेंशियल एक्टिविटीज से अर्न करता है। कोई भी बिजनेस यूनिट प्रोग्रेस तब तक नहीं हासिल कर सकता जब तक उसका साथ सोसाइटी ना दे दे, ये बात तो हमको पता है। अलग अलग कैटेगरीज हैं हमारी सोसाइटी में, अलग अलग ग्रुप्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं जो बिजनेस से जुड़े हुए हैं। हर किसी को अपने किस में डाल देंगे? स्टेक होल्डर के ग्रुप में डाल देंगे। जितने भी ग्रुप्स आपके कंपनी से जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, वो सब आपके स्टेक होल्डर्स हैं। ये स्टेक होल्डर्स दो टाइप के हो सकते हैं, एक हो सकते हैं इंटरनल, एक हो सकते हैं एक्सटर्नल। इंटरनल कौन कौन है? आपके ओनर्स, इन्वेस्टर्स और आपके एम्प्लॉयज। एक्सटर्नल कौन कौन है? तो कस्टमर्स, सप्लायर्स, गवर्नमेंट और सोसाइटी। कुल मिलाकर के 7 स्टेक होल्डर्स हैं और इन्हीं 7 को अपने अभी आने वाले इस पर्टिकुलर पॉइंट्स में पढ़ते जाएंगे। इंटरनल स्टेक होल्डर्स वो हैं जो डायरेक्टली कंपनी के मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं और हमारी कंपनी का एक पार्ट है, उनको अपने बोलेंगे इंटरनल स्टेक होल्डर्स। फिर एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स वो होते हैं जो आपके कंपनी से, आपके मैनेजमेंट से इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं, उनको अपने बोलेंगे एक्सटर्नल। सिंपल शब्दों में बोलें तो जो कंपनी के अंदर काम करते हैं वो इंटरनल, जो कंपनी के बाहर है वो एक्सटर्नल। वेरी सिंपली, ठीक है। सबसे पहला वर्ड था वो थे आपके ओनर्स, तो उनके बारे में पढ़ें कि बिजनेस की ओनर्स की तरफ क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का जो एरा है इंडिया में शुरू हो गया। इसके साथ साथ बहुत से चेंजेस आए, बिजनेस का साइज बढ़ते गया, बिजनेस के टाइप्स बदलते गए, इंडस्ट्रीज के टाइप्स बदलते गए और साथ साथ में हमको कैपिटल की भी जरूरत ज्यादा होने लगी। इन नीड्स को फुलफिल करने के लिए सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप पॉसिबल नहीं था और इसी के लिए क्या बनाया गया? कंपनी बनाई गई। दो अलग अलग एंटिटीज जिसमें एक्चुअल ओनर्स जो हैं, यानी कि शेयर होल्डर्स जो हैं, और मैनेजमेंट इसमें आया। मतलब कहने का मतलब क्या? सोल प्रोप्राइटर में कैसे था पता है? कि सिंगल ओनर होता था। पार्टनरशिप में कैसा होता था? कि ज्यादा ओनर्स होते थे। दोनों को कंबाइन कर दो तो कंपनी बन जाएगी, आपके ओनर्स ज्यादा होंगे, उन ओनर्स को अपने क्या बोलते हैं यहाँ पर? शेयर होल्डर्स बोलते हैं। मैनेजमेंट भी ये सब मिलकर के करते हैं, इनके डायरेक्टर्स मिलकर के करते हैं। इसी को अपने नाम दे दिया कंपनी का, ठीक है। इस रीजन के कारण जो उनके एक्चुअल ओनर्स हैं उनकी तरफ उनकी जिम्मेदारियां बन जाती हैं। और वो कौन कौन सी जिम्मेदारियां? वो देखो, पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। शेयर होल्डर्स आपकी कंपनी के ट्रू ओनर्स होते हैं, इसीलिए
उनमें आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये जो डिसीजन लेंगे पॉलिसीज के रिगार्डिंग वो सही होगा। ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंपनी की कि वो उनको पार्टिसिपेट करने दें, उनका ये हक उनसे ना छीने। फिर आती है दूसरी बात, कैपिटल सिक्योरिटी एंड ग्रोथ। ये भी कंपनी की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट को साइड में रखें। मैनेजमेंट को अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करना है कंपनी की सिक्योरिटी के लिए, उसके कैपिटल की सिक्योरिटी के लिए, प्लस उसकी वैल्यू को बढ़ाने के लिए, ना कि अपनी वैल्यू को बढ़ाने के लिए। तो कहने का मतलब क्या है, आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए कि आपका जो कैपिटल है वो सिक्योर रहे प्लस वो बढ़ता रहे। आप अपने लिए नहीं सोच रहे हैं, आपको कंपनी के लिए सोचना है। ये अगेन आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर आता है प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ द ओनर्स। जो ओनर्स हैं उनका क्या क्या उनको चाहिए, उनको चाहिए कि उनका कैपिटल सेफ रहे, उनको चाहिए कि उनके कैपिटल का वैल्यू बढ़े, उनको चाहिए उनका कंपनी का ग्रोथ हो। तो मैनेजमेंट का अगेन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो इनके ये जो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट हैं इनको वो प्रोटेक्ट करके रखें, कोई ऐसा काम ना करें जो इनके खिलाफ जाए। और लास्ट पॉइंट आती है प्रायोरिटी फॉर डेवलपमेंट, कि आपको ध्यान देना है कि आपकी कंपनी को आप कैसे डेवलप कर सकते हैं। डेवलपमेंट प्लान जब आप प्रैक्टिस में लाते हैं, मतलब आपने कोई प्लान बनाया डेवलपमेंट के लिए, जब आप उसको एक्चुअली ला रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो आपका प्रायोरिटी क्या होना चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा कैपिटल एक्चुअल ओनर से लेकर के आए, उनको राइट शेयर्स ऑफर करें। ये आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिंपल सी बात है। इससे पहले वाले चैप्टर्स में हमने एक बात पढ़ी है कि डिबेंचर वालों को इंटरेस्ट देना पड़ता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को सबसे पहले डिविडेंड मिलता है। तो इंटरेस्ट या लोन बढ़ाने से बेटर, अपने बिजनेस पे लोन बढ़ाने से बेटर है कि आप किन से पैसे लीजिए, उन लोगों से जिनको आपको डिविडेंड प्रोवाइड करना पड़ेगा। वो भी कम ज्यादा भी हो सकता है डिविडेंड, कोई उसमें लोड नहीं होता है, ठीक है। तो डेवलपमेंट ज्यादा किस में होगा, जब आपके शेयर्स ज्यादा बिकेंगे, ना कि आपके डिबेंचर या बॉन्ड या जो भी लोन्स हैं वो सब। नेक्स्ट जो आता है वो है आपके इन्वेस्टर्स की तरफ आपकी क्या जिम्मेदारी है। तो जैसे जैसे आपके यूनिट का जो साइज है वो बढ़ेगा, साथ साथ में कैपिटल की जरूरत भी बढ़ेगी। ये कैपिटल आपको कौन प्रोवाइड करेगा, इन्वेस्टर्स प्रोवाइड करेंगे अलग अलग तरीकों से, जैसे कि लोन, प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर। तो इन्वेस्टर्स की तरफ भी हमारी कुछ जिम्मेदारी बनती है। क्या क्या जिम्मेदारी है, सबसे पहला कि हमको उनको टाइमली पेमेंट करना है रिटर्न का। वो लोग इन्वेस्ट क्यों करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनको अच्छा खासा रेगुलर और रीजनेबल रिटर्न मिलेगा, मतलब अच्छा रिटर्न उनको मिलेगा, वो भी टाइम पे। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उनको रेगुलर रिटर्न पे करें। अच्छा, लोन पे आप क्या रिटर्न देंगे, इंटरेस्ट। प्रेफरेंस शेयर पे क्या रिटर्न देंगे, डिविडेंड। डिबेंचर पे क्या रिटर्न देंगे, इंटरेस्ट। ये पता होना चाहिए। प्रोवाइडिंग नेसेसरी इंफॉर्मेशन, आपको जो आपके इन्वेस्टर्स हैं उनको आपको आपके कंपनी के बारे में जो करंट स्टेटस है, जो फ्यूचर प्लान्स हैं, वो सब के बारे में जानकारी देनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट वैल्यू अगर बढ़ने वाला है तो मार्केट वैल्यू आपका जैसे जैसे फाइनेंशियल रिजल्ट आता है यूनिट का, यानी हर साल जब प्रॉफिट बाहर निकलता है पता चलता है, तो ये जो फाइनेंशियल रिजल्ट आपका निकलेगा बाहर तो मार्केट वैल्यू बढ़ेगी, उस हिसाब से ही डिटरमाइन होती है मार्केट वैल्यू। अगर कोई भी कंपनी अच्छा प्रॉफिट कर रही है, फाइनेंशियली साउंड है, तो इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू बढ़ता है। तो आपको अगर ये इन्वेस्टमेंट वैल्यू को बढ़ाना है, इंटेंशन आपका ऐसा है कि आप वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं, तो ये डिसीजंस लेने से पहले आपको उनसे एक बार कंसर्न भी करना चाहिए, प्लस आपका होना भी यही चाहिए कि हम अपने इन्वेस्टमेंट वैल्यू को कैसे बढ़ाएं। नेक्स्ट जो आता है वो है आपका सिक्योरिटी ऑफ मनी। इन्वेस्टर्स ने अपने पैसे आपके कंपनी में लगाए हैं, वो आपकी कंपनी की एफिशिएंसी पे भरोसा रखते हैं, मैनेजमेंट पे भरोसा रखते हैं। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि जो उन्होंने पैसे आपको दिए हैं उनको आप अच्छे से यूज करें और उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आप लें, ताकि फ्यूचर में जब आपको पैसों की जरूरत पड़े तो आप उनसे और पैसे इजीली मांग सकते हैं। सजेशंस बड़े अच्छे तरह से वेलकम करें। जनरली इन्वेस्टर्स को पता होता है कि मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, इसीलिए उनके सजेशंस को हमेशा सुनना चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट आती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स एम्प्लॉयज, के एम्प्लॉयज की तरफ क्या क्या हमारी जिम्मेदारियां बनती हैं। एम्प्लॉयज जो हैं किसी भी यूनिट में बड़े जरूरी होते हैं। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपके पास अगर अच्छे एम्प्लॉयज ना हो
तो आप अपने गोल्स को अचीव कर लें। नो, आपके पास अगर एफिशिएंट एम्प्लॉयज हैं तो ही आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। इसीलिए सबसे बड़ी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने एम्प्लॉयज का ख्याल रखें, उनको मेंटेन रखें। सबसे पहला है कि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन होना चाहिए। एम्प्लॉयज आपके यहाँ काम क्यों करते हैं? सीधी सी बात है, रेम्यूनरेशन के लिए। अगर उनका रेम्यूनरेशन इम्प्रॉपर होगा तो उनके अंदर डिससेटिस्फैक्शन आएगा, मतलब काम करने में उनको रुचि नहीं आएगी। तो कंपनी को ये ध्यान देना है कि उनको उनका रेम्यूनरेशन टाइम पे मिले, और साथ साथ में कंपनी को उसके एम्प्लॉयज को एक्सप्लॉइट भी नहीं करना है कि बात करी थी 8 घंटे काम करने की, काम निकलवा रहे हैं 12 घंटे का, तो ऐसा नहीं करना है। प्लस साथ साथ में रीजनेबल रेम्यूनरेशन टाइम पे दे देना है। रीजनेबल मतलब क्या हुआ यहाँ पर? जितने की बात हुई थी या जितना वो डिजर्व करते हैं। टू प्रोवाइड प्रॉपर एटमॉस्फेयर एंड फैसिलिटीज फॉर वर्क, बिजनेस यूनिट को अच्छे से चलाने के लिए अच्छा एटमॉस्फेयर होना बड़ा ज़रूरी है। ये अगेन हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे यूनिट में एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रहे, ताकि ग्रोथ हो सके एम्प्लॉय का रिलेशनशिप का, यानी एम्प्लॉयज आपस में हारमोनी के साथ रहें। कोई भी यूनिट आपको ये सारे एटमॉस्फेयर्स प्रोवाइड कर सकता है। कैसे? कैंटीन दे करके, ट्रांसपोर्टेशन, क्लीनलीनेस, प्रॉपर वेंटिलेशन, वेंटिलेशन मतलब हवा वगैरह, सब ये सारी फैसिलिटीज आपके यूनिट में होनी चाहिए। अगर हो सके तो एसी का भी फैसिलिटीज दीजिए, अगर हो सके तो सेपरेट अरेंजमेंट रखिए लेडीज एम्प्लॉयज के लिए भी। तो ये सारी जब आप उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे, एम्प्लॉयज आपके यहाँ से जाना नहीं जाएंगे। फिर आती है उनकी सोशल सिक्योरिटी की बात के सैलरी देने के साथ साथ एम्प्लॉयज को और भी कई सारी सोशल सिक्योरिटीज की जरूरत होती है। एग्जाम्पल है प्रोविडेंट फंड, पेंशन, सिक लीव, इंश्योरेंस, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, हेल्थ केयर और ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। ये सब उनको देना थोड़ा अच्छा कहलाता है, जरूरी तो नहीं है पर अच्छा कहलाता है। जो आपको अगर मैं इन सब का मीनिंग समझाऊं तो प्रोविडेंट फंड पता है क्या होता है? हमारी सैलरी में से कुछ रुपए जो हैं वो कट जाते हैं और चले जाते हैं एक अलग बैंक अकाउंट में। जब हम उस जॉब को लीव करते हैं तो वो सारे पैसे हमारे पास वापस आ जाते हैं, इसको बोलते हैं प्रोविडेंट फंड। पेंशन हमको मिलती है आफ्टर द एज ऑफ 60 ईयर्स। सिक लीव्स होती हैं वो लीव्स जब हम बीमार हैं तो हम छुट्टी रख सकते हैं, पैसे नहीं कटेंगे। इंश्योरेंस देना, उनकी लाइफ इंश्योरेंस करवाना, उनके लिए हेल्थ केयर या ग्रुप इंश्योरेंस करवाना। ग्रुप इंश्योरेंस मतलब एक पूरे सर्टेन ग्रुप का एक साथ इंश्योरेंस करवा दीजिए, या उनकी फैमिली का इंश्योरेंस दे दीजिए, ऐसे करके। गिव रिकॉग्निशन टू एम्प्लॉय यूनियन, एम्प्लॉयज को एम्प्लॉयज जो होते हैं वो अपना एम्प्लॉय यूनियन बनाते हैं, ताकि जो उनकी डिमांड्स हैं मैनेजमेंट के सामने वो अच्छे से मैनेज प्रेजेंट कर सकें। तो ऐसे एम्प्लॉय यूनियंस को मैनेजमेंट की तरफ से रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, मतलब कि हाँ, हम लोग मानते हैं कि ये एम्प्लॉय यूनियन है और ये अच्छे के लिए होना चाहिए, किसी बुरे काम के लिए नहीं। कि एम्प्लॉय यूनियन जो है वो एम्प्लॉयज को रिप्रेजेंट करता है। जो भी वो डिमांड करेंगे, अगर वो डिमांड जो है रीजनेबल होगी, मतलब वो अगर सही होगी, तो एम्प्लॉयज का एंथुजियाज्म बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट ने उनकी बात मानी है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, सपोज कर लीजिए कोई कंपनी है जहां पर यूनिफॉर्म पहना जाता है। एम्प्लॉय यूनियन के पास ये बात गई कि भाई मोस्टली एम्प्लॉयज को प्रॉब्लम है यूनिफॉर्म से। तो एम्प्लॉय यूनियन का जो मेन हेड होगा, यानी जो प्रेसिडेंट होगा, कोई भी इंसान होगा, वो जाके मैनेजमेंट से बात करेगा कि हमारे यूनियन को इस पर्टिकुलर चीज में प्रॉब्लम है, और मैनेजमेंट को अगर वो सही लगेगा, वो डिमांड उनको अगर रीजनेबल लगेगी, तो वो उस बात को मानेंगे और एम्प्लॉयज का एंथुजियाज्म बढ़ेगा कि हाँ, हमारी बात को माना गया। ठीक है। फिर आता है कॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड ऑफ हायर मैनेजमेंट। एम्प्लॉयज जो है हमारे यूनिट के क्या हैं? असेट हैं। कोई भी यूनिट को मानना पड़ेगा कि काम उन्हीं के भरोसे चलता है, एम्प्लॉयज के भरोसे ही चलता है। साथ साथ में एम्प्लॉयज को अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो खुद जा करके या यूनियन के जरिए उस प्रॉब्लम को बता सकते हैं। ऐसी चीजों को टाइमली कंसिडर करना चाहिए। ऐसी जो प्रेजेंटेशंस होते हैं कि भाई अगर मान लीजिए आप हायर मैनेजमेंट में हैं, आप टॉप लेवल मैनेजमेंट में हैं, तो आपको अपने एम्प्लॉयज को फैमिली मेंबर्स की तरह ट्रीट करना है, ना कि उनके सामने एटीट्यूड दिखाना है
या ना कि उनके सामने ऐसे बोलना है कि हमारे पास बहुत सारे काम हैं, हम आपके फालतू बातों पे ध्यान नहीं देंगे एंड ऑल ऑफ दैट। आपको अपने एम्प्लॉइज को फैमिली मेंबर्स की तरह ट्रीट करना है और फैमिली एटमॉस्फेयर वहां पर क्रिएट भी करना है। सिक्स्थ नंबर पॉइंट आती है मोटिवेशन। आप किसी भी एम्प्लॉइज को घंटों के लिए खरीद सकते हो, लेकिन आपको उनकी एबिलिटीज को, उनकी काबिलियतों को जीतना भी है। कोई भी यूनिट बिना एम्प्लॉय के कांस्टेंट एनकरेजमेंट के बिना चल नहीं सकता। आपका एम्प्लॉय एक दिन काम पे आएगा, दूसरे दिन काम पे आएगा, तीसरे दिन वो काम पे क्यों आए, उसको क्या रीजन है कि वो काम पे आए अदर देन सैलरी। तो आपको अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करे रखना है, उनका एंथुजियाज्म, उनका हौसला बढ़ाए रखना है। कैसे आप करेंगे? उनको इंक्रीमेंट देके, प्रमोशन देके, रिवॉर्ड्स देके। इसके जरिए आपके एम्प्लॉयज का मोरल बूस्ट हो जाएगा, वो काम करने के लिए और ज्यादा उत्सुक हो जाएंगे। ओनर ऑफ कंपनी जो है वो एम्प्लॉयज को एनकरेज इस तरह से भी कर सकता है कि उनके साथ टूर पे चला जाए, उनके फैमिलीज को भी साथ में लेकर के जाए। किसी इंसान ने अगर कोई अच्छा एडवांस में रिसर्च किया उसको अवार्ड करे, या न्यू वर्क टेक्निक्स उसने निकाली कि काम को हम ऐसे आसान कर सकते हैं, तो इसके लिए भी वो उसको अवार्ड करे, यानी मीटिंग्स में उसके लिए कुछ बोल दे अच्छा सा, या उसको जो भी वो दे सके वो दे, तो उनका मोटिवेशन बना रहेगा। लास्ट पॉइंट आती है अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। एम्प्लॉय का जो पार्टिसिपेशन है बिजनेस के डिसीजंस में होना चाहिए। जो भी डिसीजंस आप ले रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो आपको एम्प्लॉयज को इंफॉर्मेशन देनी है। उनकी जो टास्क वो लोग कर रहे हैं अपॉइंटमेंट से पहले, कि आपको ये काम करना है, ये पहले ही उनको पता होना चाहिए सारी चीजें। यूनिट्स को ये मैनेज करना है कि एजुकेशन बच्चों की, उनके एम्प्लॉय के जो बच्चे हैं उनकी एजुकेशन के बारे में, प्लस उनके फैमिली के लिए भी उनको टाइम मिले, ये सारी चीज़ों के लिए आपको ध्यान देना है। कि आपको ऐसा नहीं करना कि आपके एम्प्लॉय सिर्फ आपके लिए ही काम करें पूरा दिन, घर पे भी ना ऑफिस में भी, ऐसा नहीं करना है। आपको ये ध्यान देना है कि हर इंसान के लिए उसकी फैमिली ज़रूरी होती है। आपको उस पे इतना वर्कलोड नहीं डाल देना है कि वो इंसान अपनी फैमिली को टाइम ही ना दे पाए। चलो सिंपली इस पर्टिकुलर वीडियो को अपने यहीं एंड करेंगे, जो बाकी के बचे हुए पॉइंट्स हैं वो अपने करेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंट हियरिंग। हैव अ गुड डे।